चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की रचना की गई। ये श्लोक वर्ण व्यवस्था, जिसे आजकल जाति व्यवस्था में बदल दिया गया है, उसे कर्म और गुण के आधार पर तय करता है, ना कि जन्म के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ साहब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके स्वभाव, बिहेवियर और उनके द्वारा किए जा रहे कर्मों के आधार पर तय किया जाता है, ना कि किसी खास घर में जन्म के आधार पर। तो आखिर क्यों जो वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर बनी थी, वो आज पैदाइशी मोहर बन चुकी है। और इसके आधार पर कहीं किसी को बारात में घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, तो किसी को चापाकल से पानी भरने नहीं मिलता। क्या महज एक खास वर्ग में पैदा हो जाने से कोई श्रेष्ठ हो जाता है, चाहे उसके कर्म जैसे भी हों? और क्या वर्ण व्यवस्था आज राजनीतिक रूप ले चुकी है, जिसके तहत हम लगातार जातियों में बंटते चले गए? तो आज के इस वीडियो में हम इसके पूरे इतिहास को लेकर बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, ताकि सनातन धर्म के मूल तत्व को हम सभी लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, भारतीय समाज में जाति और वर्ण का सवाल सैकड़ों सालों से बहुत पेचीदा और जटिल रहा है। आज हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन एक नई, अलग और रोचक नजरिए से। क्या आप जानते हैं कि समाज में ऊंच नीच की शुरुआत कहां से हुई थी? और क्या वास्तव में ये एक पुराना और स्थायी सिस्टम था, या इसे किसी ने बदल दिया? चलिए जानते हैं कि कैसे एक बार शुरू हुआ एक अच्छा सिस्टम समय के साथ साथ इतना जटिल और विभाजनकारी हो गया। देखिए, हमारी संस्कृतियों में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी ऋग्वेद से मानी जाती है, जहां मानव शरीर को एक आदर्श समाज के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मान लीजिए कि एक आदर्श समाज एक विराट पुरुष है, तो समाज के 4 प्रमुख वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उसी मानव शरीर के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले ब्राह्मण, जिन्हें मुख से डिनोट किया गया, जो ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक थे। इसे ऐसे समझिए कि अक्सर आप कितने समझदार या ज्ञानी हैं, ये आपकी बोली से, आपके व्यवहार से पता लगता है। तो उस समय ब्राह्मण कोई खास जाति नहीं थी, बल्कि वो हर एक इंसान था जो समझदार, ज्ञानी या आध्यात्मिक था, फिर चाहे वो किसी भी परिवार से जन्मा हो। कर्म के आधार पर तय किए गए वर्ण व्यवस्था में कोई भी ब्राह्मण से शूद्र तो शूद्र से ब्राह्मण हो सकता था, जो आज बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हमने पैदाइशी मोहर को स्वीकार कर लिया है। जो आप चाहें तो कुछ भी कर लें, उस मोहर को बदल नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर विश्वामित्र, जो कि एक क्षत्रिय थे, वो अपनी मेहनत और ज्ञान से ब्रह्म ऋषि बने थे। और इसी तरह वेद व्यास जी, जो एक फिशरमैन कम्युनिटी से आते थे, महाभारत के लेखक बने। खैर, अब आते हैं क्षत्रियों पर। देखिए, विराट पुरुष की भुजाओं यानी कि हाथों को क्षत्रियों से डिनोट किया गया था, क्योंकि एक क्षत्रिय का कर्म है प्रजा की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा देना और दुश्मनों से युद्ध करना। किसी से भी युद्ध करने के लिए हाथों का होना बहुत जरूरी है। यह भी उनके कर्मों को दिखाता है। कोई राजा जो क्षत्रिय धर्म निभा रहा है, कल को ब्राह्मण कहा जा सकता है अगर उसने अपने कर्मों को ज्ञान की तरफ मोड़ लिया। जैसे राजघराने में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में महात्मा बुद्ध बन गए, या फिर सम्राट अशोक, जिन्होंने हिंसा को छोड़ बुद्ध धर्म को अपनाकर ज्ञान की तरफ मोड़ ले लिया। ऐसे ही तीसरा वर्ण है वैश्य, जिन्हें जांघों से डिनोट किया गया, जो मेहनत का प्रतीक है। व्यापारियों के काम में आप जानते हैं कि बहुत भागदौड़ होती है, और ये वर्ग किसी भी समाज को चलायमान रखने के लिए बेहद जरूरी है। और फिर अंत में विराट पुरुष के पैरों को शूद्र से डिनोट किया गया, जिसे लेकर कई लोगों को आपत्ति भी होती है, क्योंकि पैर सेवा और श्रम का प्रतीक है। पहले के समय में लोग खेती से लेकर तमाम चीजों में अपने पैरों को उपयोग में लाते थे, जो कहीं से भी नीचता का नहीं, बस मेहनती या श्रम करने वालों का प्रतीक है। अब पहली नजर में हमें यह व्यवस्था जातिवाद का आधार नजर आ सकती है, लेकिन यह दरअसल एक सिस्टम था जो समाज को एक संगठित ढंग से चलाने के लिए किया गया था। इस व्यवस्था का मेन फोकस यही था कि समाज के हर वर्ग को अपनी भूमिका निभाने का चांस मिले, और सभी भाग एक दूसरे में फर्क ना कर सके, सब एक पूरक हो। यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। इस तरह से अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के मिले अवशेषों को अगर देखेंगे, तो वहां भी सबके घर एक समान है। वहां एक पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि ये दिखाता है कि उस वक्त के लोग सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहा करते थे। वर्ण या जाति के आधार पर ऊंच नीच नहीं थी,
भले ही सभी के कर्म अलग अलग ही क्यों ना हो। और यह दिखाता है कि 4000 साल पहले तक किसी व्यक्ति की जाति उसके कर्मों और उसके योगदान पर आधारित है, ना कि उसके जन्म पर। लेकिन ये सब कुछ ऐसा ही नहीं रहा। समाज के विकास के साथ साथ इस व्यवस्था में बदलाव भी किए गए। जब समाज के लोग खानाबदोश जीवन को छोड़कर स्टेबल लाइफ अपनाने लगे थे। लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं रहा। समाज के विकास के साथ साथ इस व्यवस्था में बदलाव भी किया गया और इस दौरान कुछ नियम भी बनाए गए। कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिसमें समाज के नियमों को बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया था। इसमें वर्णों के आधार पर विवाह की सीमाएं भी तय की गई, जैसे कि अनुलोम यानी कि ऊंचे वर्ण के पुरुष का निचले वर्ण की महिला से विवाह, और प्रतिलोम यानी नीचे वर्ण के पुरुष का ऊंचे वर्ण की महिला से विवाह। और यहीं से जन्म होता है चंडाल जैसे शब्दों का। चंडाल उन बच्चों को कहा गया जो इस प्रकार की विवाह से उत्पन्न हुए थे। समाज में इन्हें अछूत माना जाने लगा और इन्हें शेष समाज से बाहर भी किया गया। और यही वो समय था जब जाति व्यवस्था असल में जटिल हुई और इसे लोगों ने अपने हित के लिए बद से बदतर ही बना दिया। अब करीब 1700 साल पहले जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जाति व्यवस्था और भी मजबूत होती चली। ये काल भारतीय इतिहास में जातिवाद को एक स्थायी पहचान देने वाला था। विदेशी आक्रमणकारियों जैसे कि शक और हूण को भी जाति व्यवस्था में समाहित किया गया। यहाँ तक कि सब आदिवासी समुदाय भी जाति व्यवस्था का हिस्सा बनते चले गए। धीरे धीरे जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था ने मूल कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को समाप्त ही कर दिया। इसके बाद जन्म के आधार पर ही लोग एक दूसरे से खुद को श्रेष्ठ और नीच मानने लगे। इससे समाज में खतरनाक विभाजन शुरू होता है और सनातन धर्म की मूल संस्कृति, मूल विचार कहीं पीछे छूटते चले गए। और इसके बाद तो अंग्रेजों के काल में ये और भी ज्यादा बदतर हुआ। उन्होंने जाति व्यवस्था को ना तो बनाया था और ना ही शुरू किया था, लेकिन उन्होंने इसे व्यवस्थित और स्थायी रूप से लागू जरूर कर दिया। उनका तरीका था काउंटिंग एंड क्लासिफिकेशन। अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को सटीक रूप से क्लासिफाइड किया था और फिर एक परमानेंट रिकॉर्ड भी बनाया। 1901 की जनगणना में अंग्रेजों ने भारतीयों को जाति के हिसाब से लिस्ट किया और ये डेटा एक नेशनल रैंकिंग लिस्ट के रूप में सामने आया। इस प्रक्रिया ने जाति को एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन बना दिया और इसके बाद हर व्यक्ति को अपनी जाति के आधार पर एक निश्चित जगह मिलती चली। अब दोस्तों, आजादी के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि उन लोगों के लिए क्या किया जाए जिन्होंने सदियों तक भेदभाव झेला। इसके लिए अंग्रेजों की फाइलों से ही कुछ समाधान निकाला जाता है। अंग्रेजों ने डिप्रेस्ड क्लासेस इसको शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी में बदल दिया। आदिवासी समुदायों को शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी में रखा गया और जो लोग सोशली और एजुकेशनली पिछड़े थे उन्हें ओबीसी के तहत रखा गया। इसके बाद साल दर साल ये मुद्दा राजनीतिक प्रयासों में भी उलझता चला गया था। इसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने फायदे के अनुसार भुनाया और अब एक बार फिर से जाति व्यवस्था चर्चा में है। तो सवाल आज भी यही है, क्या हम अभी भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उस पिंजरे में बंद हैं या अब हम खुद ही उस पिंजरे के नए गार्ड बन गए हैं? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये न सिर्फ हमारे अतीत को दर्शाता है बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के रास्ते को भी प्रभावित करता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और फिर भी जात पात के बंधन में उलझे हुए हैं। क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव ही ना हो, सबको उनका हक मिले, हम सब अपने अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाएं और बाकी सब प्रभु पर छोड़ दें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। राम मंदिर की कमेटी ने एक अच्छा उदाहरण पेश भी किया था, अगर आपको याद हो, जहां उन्होंने दलित वर्ग से आने वाले पुजारी को पूजा कमेटी का हिस्सा बनाया, जो आज भी मंदिर में बाकी पुजारियों के साथ मिलकर पूजा अर्चना भी करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के मूल तत्व को दर्शाता है कि हम अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।